जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर आप सभी को अध्ययन करा रहा हूं जीके जीएस विषय का। ठीक है, किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज ये तीसरा दिन है, यानी इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिया है। वो जो दोनों वीडियो है उन दोनों ही वीडियो में हमने बात किया है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन पर। ठीक, तो यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन दोनों ही वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि प्यारे साथियों, जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ को सुनकर, मेरी बात को सुनकर नोट्स बना रहे हैं तो एक नंबर है। ठीक, लेकिन जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जितना कुछ भी पढ़ा रहा हूं आपको बस दिमाग से ध्यान से सुनना है, मैं आपके दिमाग में छापने जा रहा हूं। ठीक है, और अगर रही बात नोट्स की तो वो नोट्स मैं दे दूंगा जो मैं अपना हैंड रिटन नोट्स लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की कोई चिंता नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हैंड रिटन नोट्स मैं अपना दूंगा आपको बस तैयारी करनी है और ध्यान से बिल्कुल अच्छे से समझना है ताकि मैं आपके दिमाग में छाप सकूं। आपसे 20 मिनट का समय लूंगा इसको आपके दिमाग में छापने के लिए, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैसूर राज्य और आंग्ल मैसूर युद्ध। आप सभी को पता है साथियों कि आंग्ल मैसूर युद्ध से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। मैसूर राज्य का मतलब क्या? हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है, और यहां से सदैव प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिस मत करिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करिएगा, मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है जी हाँ, अगर आपको बात रही कि भैया इसका कैसे मिलेगा हमको PDF, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले लीजिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, अभी आते हैं और देखते हैं हम लोग क्या, मैसूर राज्य और आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है बच्चे, क्या देखते हैं? मैसूर राज्य और आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं। तो ये मैसूर राज्य की जो कल्पना है कैसे हुई, ऐसे समझिएगा। देखिए 1500, देखिए ये मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे एक छोटा सा मैं मैप बना रहा हूं, इस प्रकार से आप समझने का प्रयत्न करिए। मान लेते हैं भारत है। ठीक है, आपको पता है कि भारत में दक्षिणी हिस्से में 2 राज्य हुआ करते थे, एक तो विजयनगर और एक बहमनी। विजयनगर और बहमनी, ये जो दोनों राज्य हैं, इन दोनों में एक युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, जिसको हम लोग कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। कब हुआ था? 1565 में। और इसमें विजयनगर साम्राज्य की क्या हुआ था? हार हुआ था। आपने हरिहर बुक्का का नाम सुना होगा ना, 1336 वाला संगम वंश। जी हाँ बिल्कुल बच्चे, वही जो विजयनगर है, ये 1565 में एक युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध है। इसमें विजयनगर की जब हार होती है तो फिर क्या होता है कि दक्षिण में छोटे छोटे क्या होते हैं, राज्यों का उदय होता है, छोटे छोटे। ठीक है, उन्हीं में से एक कौन था? मैसूर राज्य था बच्चे। क्या था? मैसूर राज्य था। ठीक है, अब ये जो मैसूर राज्य बच्चे, इसके बारे में समझने का कोशिश करिए। आज का जो हमारा कर्नाटक है ना, वही मैसूर है, यानी कि उस समय का जो मैसूर है आज का हमारा क्या है? कर्नाटक है बच्चे। ठीक है, तो इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। अब मैसूर राज्य को समझने की अगर हम कोशिश करें तो देखिए ये बात है लगभग 17वीं शताब्दी की। ठीक, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक चिक्का कृष्णराज नाम का एक शासक था। कहाँ पे? मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में बच्चे। किस नाम का शासक था? चिक्का कृष्णराज नाम का शासक था। ठीक है, चिक्का कृष्णराज केवल नाम मात्र का शासक था, जबकि इसके 2 सेनापति थे। कौन? नंदराज और देवराज। वास्तविक शक्ति किसके पास था? तो नंदराज और देवराज के पास था। कहाँ की वास्तविक शक्ति? तो मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति बच्चे। कहाँ की? मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति। ठीक है जी हाँ बच्चे, अब ये जो नंदराज है, देवराज है, ये दोनों क्या थे? सेनापति थे। दोनों अलग अलग सेना रखते थे। ठीक है, तो एक बार की बात है कि ये जो नंदराज है, इनकी सेना में एक सिपाही शामिल होता है हैदर अली नाम का। किस नाम का? हैदर अली नाम का एक सामान्य सा सिपाही शामिल होता है। लेकिन यह जो हैदर अली है, यह काफी महत्वाकांक्षी था, यानी कि बहुत प्रभावशाली था। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने अपनी प्रतिभा से कुछ ही समय के बाद का मतलब बहुत ज्यादा दिन इसको नहीं लगे, बहुत जल्दी ही ये क्या बन गया? प्रमुख सेना नायक बन गया। कौन? हैदर अली क्या बन जाता है? बहुत ज्यादा दिन इसको नहीं लगता है,
क्या बन जाता है, प्रमुख सेनानायक। और जब प्रमुख सेनानायक बनाने में हाथ किसका है, तो किसका था बच्चे, नंदराज का था। किसका था, नंदराज का। क्योंकि प्रमुख सेनानायक यानी कि ये जो हैदर अली है, इसने नंदराज को क्या किया था, काफी प्रभावित किया था। जब काफी प्रभावित किया तो इन्होंने पहले इसको क्या बनाया, प्रमुख सेनानायक बनाया। लेकिन जब इसकी प्रभाव और बढ़ने लग गई, इसका योग्यता और दिखने लग गया, किसका योग्यता, हैदर अली का, तब इसने क्या किया, इसको डिंडीगुल का प्रशासक नियुक्त कर दिया। कहाँ का, डिंडीगुल नामक एक क्षेत्र था, डिंडीगुल का प्रशासक नियुक्त कर देता है किसको, हैदर अली को। किसने नियुक्त किया था, नंदराज ने। किसने नियुक्त किया था बच्चे, नंदराज ने नियुक्त किया था। ठीक है जी हाँ बच्चे। अब चूंकि हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो इसने क्या किया, 1755 ईस्वी में ये जो डिंडीगुल है ना, डिंडीगुल में ही एक आधुनिक हथियार निर्माण कारखाना स्थापित करता है। क्या, आधुनिक हथियार निर्माण कारखाना कहां स्थापित करता है, डिंडीगुल में। कब स्थापित करता है बच्चे, तो 1755 ईस्वी में। कब, 1755 ईस्वी में। देखिए बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। ठीक है, नोट्स की टेंशन नहीं लेना है। मैं भी अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, बिल्कुल इसी पर आऊँगा। ठीक है, अच्छा, जब अभी हम बात कर ही रहे तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, यदि आप चैनल पर आए ही हैं तो वीडियो को बच्चे लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो डिंडीगुल का प्रशासक नियुक्त करता है हैदर अली को। कौन नियुक्त करता है, नंदराज। तो डिंडीगुल में ही 1755 ईस्वी में आधुनिक हथियार निर्माण कारखाना का निर्माण कौन करवाता है, हैदर अली करवा देता है। ठीक, अब जब निर्माण करवाता है तो हैदर अली का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और हैदर अली थोड़ा सा पावरफुल होता जाता है, यानी शक्तिशाली बनता जाता है। और एक समय आता है कि हैदर अली ने क्या किया, नंदराज की हत्या कर दिया। नंदराज कौन था, जी हाँ वही, ये सेनापति जिसने इसको डिंडीगुल का प्रशासक नियुक्त किया था, इसको ही क्या कर दिया, मार दिया। किसने मार दिया, डिंडीगुल ने नंदराज की हत्या कर दिया। कब किया था बच्चे, तो 1760 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1760 ईस्वी में हैदर अली ने इसको नंदराज को मार दिया, नंदराज की हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद खुद किसका शासक बन गया, खुद मैसूर का शासक बन गया। ठीक है, क्योंकि पावरफुल था, जब महत्वपूर्ण सेनापति को ही मार दिया तो वही शासक का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो हैदर अली क्या बन जाता है, मैसूर का शासक बन जाता है बच्चे। इतना क्लियर है। अब मैसूर में हमको किसको पढ़ना है, केवल हैदर अली और टीपू सुल्तान को ही पढ़ना पड़ता है, और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ना पड़ता है। यहाँ से इतने से ही प्रश्न पूछता है बच्चे। ठीक है, लेकिन इतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझिएगा। अब मैसूर का शासक कौन हो गया, हैदर अली हो गया है। अब जब हैदर अली हो गया, चूंकि हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत प्रभावशाली शासक था, शक्तिशाली था, तो इसने क्या किया था, इसने क्षेत्र विस्तार पर ध्यान दिया। किस पर, क्षेत्र विस्तार, यानी इसने क्षेत्रों को जीतना चालू किया, छोटे छोटे जितने भी क्षेत्र थे उनको जीतना चालू किया। जब हैदर अली ने क्षेत्र विस्तार को चालू किया, यानी कि क्षेत्र को जीतना चालू किया, तब इससे कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी, जैसे कि मराठा थे, हैदराबाद के निजाम थे, और अंग्रेज। इन लोगों को क्या होने लग गया, ईर्ष्या होने लग गया कि यार एक नया राज्य उद्भव, मतलब एक नए राज्य का उद्भव हो रहा है, शक्तिशाली राज्य का उद्भव हो रहा है। ठीक है, तो इन लोगों को लगा भाई, मराठों को लगा भाई हमारे लिए खतरा है, निजाम को लगा भाई हमारे लिए खतरा है, अंग्रेज को लगा भाई हमारे लिए खतरा है। कैसे खतरा लगा, ऐसे समझो बच्चे। देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, कर्नाटक, इसी को क्या कहते थे हम लोग, मैसूर। ठीक है, यहीं पर क्या है, हैदर अली का पूरा एरिया है। इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या कौन रहते थे, मराठा रहते थे। इसके ऊपर वाले हिस्से में कौन रहते थे, तो मराठा रहते थे। और यहाँ पे है मद्रास बच्चे, यहाँ पे क्या है, मतलब थोड़ा सा मद्रास और नीचे है। ठीक है, चेन्नई वाला हिस्सा, जो मद्रास है आज का क्या है, चेन्नई, यहाँ पे है मद्रास। ठीक है, तो मद्रास किसके कब्जे में था बच्चे, तो मद्रास जो है कि अंग्रेजों के कब्जे में था। किसके, अंग्रेजों के कब्जे में था, ब्रिटिशों के कब्जे में। ठीक, और मद्रास के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या था, हैदराबाद था बच्चे। क्या था, हैदराबाद था। तो ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद का मतलब जो शासक था, राजा था, कौन था, निजाम था। तो हैदराबाद और इधर मद्रास और ऊपर मराठा। ठीक है, ये तीनों क्षेत्रों से घिरा हुआ कौन था, मैसूर। और मैसूर का जो शासक था हैदर अली, ये क्या करता जा रहा था, आसपास के छोटे छोटे इलाकों को जीतता जा रहा था, जिससे मराठों में और हैदराबाद के निजाम में और ब्रिटिशों यानी अंग्रेजों में क्या होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, जलन की भावना होती है कि यार ये तो जीत रहा है, पावरफुल हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। ठीक है, जब इतना होता है, ईर्ष्या होता है, तो ये जो मराठा रहता है ना, यहाँ ऊपर मराठा, तो मराठा एक व्यक्ति है यहाँ से
1764 ईस्वी में क्या करता है, युद्ध कर लेता है। किससे? हैदर अली से। यानी कि अभी हैदर अली बढ़ ही रहा था, ठीक है, तब तक मराठा सचेत हो चुके थे, हैदराबाद का निजाम भी सचेत हो चुका था, अंग्रेज भी सचेत हो चुके थे। तो मराठा क्या करते हैं, 1764 ईस्वी में हैदर अली से युद्ध करते हैं। अच्छा, कौन सा मराठा था? तो उसका नाम था पेशवा माधवराव था बच्चे। क्या था? पेशवा माधवराव। यानी पेशवा माधवराव नाम का एक मराठा था जिसने हैदर अली से क्या किया, 1764 में क्या किया, युद्ध किया और हैदर को हरा दिया। यानी कि ये जो मराठा पेशवा माधवराव था, इसने हैदर अली को हरा दिया। कब हराया? 1764 में एक युद्ध में, ठीक है, बहुत बड़ा युद्ध नहीं था लेकिन उसी युद्ध में इसने हरा दिया। और जब हैदर अली को हराता है तो ये हैदर अली पे क्या चाहता है कि दबाव बना के रखना चाहता है। इसलिए हैदर अली जब हारता है तो हैदर अली को 28 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना पड़ा और उसी के साथ साथ कुछ क्षेत्र को भी देना पड़ा। किसको देना पड़ा बच्चे? तो मराठों को देना पड़ा। किसको? मराठों को। यानी कि अब चूंकि 1764 में हैदर अली हार जाता है मराठों से, और जब हार जाता है तो हैदर अली को 28 लाख रुपए प्रति वर्ष देना पड़ता है। यानी हर साल कितना देना पड़ेगा? अब 28 लाख, और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र को भी देना पड़ गया मराठों को। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है आगे कहानी। तो कर्नाटक हैदराबाद के बाद मैसूर को अंग्रेज जीतना चाहते थे। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो ये वाली बहुत अच्छी से आप लिंकअप करा पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, पहले तो ये तो समझ गया ना कि हैदर को हरा दिया मराठा ने, उसको 28 लाख रुपए देना पड़ गया और कुछ क्षेत्र देना पड़ गया। ठीक, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता को बढ़ा रहे थे। अंग्रेज यहाँ पर मद्रास जो है, ठीक है, मद्रास अंग्रेजों के कब्जे में था, प्लस इधर बंगाल कब्जे में था, मतलब लगभग अंग्रेजों के कब्जे में काफी सारा हिस्सा हो गया था। ठीक, तो अंग्रेज चाहते थे कि मराठा और हैदराबाद के निजाम को पहले मिला करके ये जो ताकतवर हो रहा है पहले इसको कमजोर किया जाए, यानी कि मैसूर को जीता जाए। तो बच्चे आपको पता है कि कर्नाटक और हैदराबाद को तो जीत ही चुका था अंग्रेज, यानी कि जो ब्रिटिश थे कर्नाटक और हैदराबाद को जीत चुके थे ऑलरेडी। तो जब कर्नाटक और हैदराबाद को जीत चुके थे तो अंग्रेज किसको जीतना चाह रहे थे? अब मैसूर को। ये चाह रहे थे कि मैसूर अब हमारे मतलब कि अब हमारा हो जाए, मैसूर पर अब हमारा अधिकार हो। ऐसा कौन चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे। इसलिए क्या होता है, मैसूर के शासकों के बीच और अंग्रेजों के बीच 4 बार युद्ध होता है। अब भाई अगर अंग्रेज महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि मैसूर हमारा हो, तो मैसूर के जो शासक हैं उनसे युद्ध तो होगा ना भाई, बिना युद्ध का तो ले नहीं सकते थे। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कर्नाटक और हैदराबाद कब जीता, तो बच्चे जो पिछला वाला क्लास था, पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कर्नाटक युद्ध के बारे में, और उसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था बच्चे। कितने? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। और आपको पता है जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, इसमें दूसरा कर्नाटक युद्ध होने का अच्छा, पहली बात तो कर्नाटक युद्ध हुआ किसके बीच था? तो फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में, यानी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था। कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है जी हाँ। अब ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध चालू होता है, क्यों होता है? क्योंकि कर्नाटक और हैदराबाद के जो मुख्य शासक थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, और कर्नाटक और हैदराबाद में क्या था? उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां चल रही थी। भैया कर्नाटक में भी उत्तराधिकार लड़ाई चल रहा था और हैदराबाद में भी। तो अंग्रेज इसका फायदा उठाने लगे। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही शामिल हो गए। फ्रांसीसी चाहते थे हमारे अधिकार में आ जाए, अंग्रेज चाहते थे हमारे अधिकार में आ जाए। जैसे कर्नाटक, मान लेते कि कर्नाटक का कोई एक शासक है भैया जो उत्तराधिकार का बनना चाह रहा हो, उसने अंग्रेज को बुलाया, तो उसका जो प्रतिद्वंदी है उसने ब्रिटिश को बुला लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिशों और अंग्रेजों के बीच हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाता है, और यहाँ पे फ्रांसीसियों की हार होती है और हैदराबाद कर्नाटक किसके कब्जे में आ जाता है? अंग्रेजों के, ब्रिटिशों के कब्जे में। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात है। पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था, यदि आपने नहीं देखा तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, मैंने उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे अब जब इसने कहा कि भैया आपको मैसूर भी चाहिए तो मैसूर से युद्ध करना पड़ेगा, तो मैसूर और अंग्रेजों में, यानी कि मैसूर के शासकों और अंग्रेजों में कितनी युद्ध होता है? 4 बार युद्ध होता है बच्चे। कितने बार? 4 बार युद्ध। और मैसूर के शासकों यानी कि मैसूर राज्य और अंग्रेजों में जो युद्ध होता है उसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चे? आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अगर हम बात करें कि कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए बच्चे, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कितने बच्चे? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ठीक है। अब अगर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए हैं बच्चे, तो आइए अब हम लोग समझते हैं इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को, ठीक है। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है और इन्हीं चार्ट के माध्यम से मैं आपके दिमाग पे छापने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैंने लिखा है युद्ध को कि कौन कौन सा युद्ध हुआ है। तो बच्चे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे किस किस वर्ष में हुए थे। तो अगर हम वर्ष की बात करें बच्चे, तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये हुआ था 1767 से लेकर 1769 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें बच्चे, तो ये हुआ था 1780 से 84 में। तृतीय आंग्ल मैसूर की बात करें बच्चे, तो ये हुआ था 1790 से 92 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर की बात करें तो बच्चे ये हुआ था 1799 में। ध्यान रखिएगा, 1767 से 1700 लेके 1767 से 69 तक क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है। दूसरा 1780 से 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। तीसरा 1700 कहाँ था भाई? 1790 और 1792 तक क्या था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। और चौथा 1799 में हुआ था, ठीक है। जी हाँ बच्चे, अब ये युद्ध हो गया, ये क्या हो गया? वर्ष हो गया। अब ये जो युद्ध हुए थे किस किस संधि के द्वारा रुके थे? तो बच्चे, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो मद्रास की संधि के द्वारा रुका था। और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये मंगलौर की संधि के द्वारा रोका गया था। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा रुका था, यानी कि इसमें क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा जो है इसमें सहायक संधि की बात कही जा रही थी। बच्चे ध्यान समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम क्या था? मैसूर की राजधानी था, ठीक है। मंगलौर चूंकि कर्नाटक में है, मैसूर वाले हिस्से में ही है, तो मंगलौर संधि मद्रास यानी कि चेन्नई वाले हिस्से में था, ठीक है, अंग्रेजों वाले हिस्से में। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखे बंगाल की गवर्नर, यानी कि आपसे पूछा जाता है बच्चे, देखिए इतना लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व था, तो उस समय था लॉर्ड वेरेल्स्ट। लेकिन जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तो उस समय कौन था बंगाल गवर्नर? तो वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था बंगाल गवर्नर? तो कार्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था बच्चे? तो वेलेजली था। कौन था? वेलेजली था। देखिए बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे बच्चे, ठीक है। जी हाँ, उसके बाद हमने यहाँ लिखा विशिष्ट तथ्य, यानी कि जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें हुआ क्या था वास्तव में, ठीक है। तो बच्चे हुआ क्या था? पहली बात समझिएगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? पहली बात तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था बच्चे, ठीक। अगर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था तो किसी न किसी की हार हुई होगी। तो बच्चे इसमें हैदर द्वारा क्या किया जाता है? मद्रास पर कब्जा कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज मैसूर के कुछ क्षेत्र को जीत लेते हैं, जबकि हैदर अली पूरा पूरा मद्रास पर ही कब्जा कर लेता है अंग्रेजों के ये वाले हिस्से पे। ये क्या है? ये मैसूर है, इधर मद्रास है, पूरा मद्रास जीत लेता है अंत में। यानी कि यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का विजयी होता है, यानी कि हैदर अली की जीत होती है और अंग्रेजों की हार होती है, ठीक है बच्चे। ध्यान दीजिए, तो दोनों के द्वारा एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, हैदर अली प्रथम विश्व युद्ध में विजयी रहा था और अंग्रेजों की हार हुई थी। और जब अंग्रेजों की हार हुई तो अंग्रेजों ने एक संधि किया जिसको क्या कहते हैं बच्चे? मद्रास की संधि। क्या कहते हैं? मद्रास की संधि। अब अगर आपको याद रखना है कि पहली बारी में कौन सा संधि हुआ था, तो ध्यान रखना है कि पहली बारी में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें हैदर अली ने मद्रास को जीत लिया था। तो मद्रास को जब जीता तो वहीं पे क्या हुआ? मद्रास की संधि हुआ बच्चे। कब हुआ था? तो कब समाप्त हुआ था? कब हुआ था? तो 1769 में हुआ था, क्योंकि 1767 से 1769 ध्यान रखिएगा, जब भी एकदम लास्ट वाला ईयर रहेगा उसी में क्या होता है? संधि होता है बच्चे, ठीक है। जी हाँ, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली ने क्या किया? अंग्रेजों को हरा दिया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। बाद में होता है मद्रास की संधि 1769 में। तो दोनों के द्वारा, यानी कि अंग्रेजों और हैदर अली दोनों के द्वारा एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस कर दिया गया। यानी कि जो मद्रास हैदर अली ने जीता था उसको अंग्रेजों को लौटा दिया, और अंग्रेजों ने जो मैसूर वाला क्षेत्र जीता था उसको मैसूर को लौटा दिया, यानी कि हैदर अली को लौटा दिया। और इसी संधि के तहत
ये तय होता है कि अब हम दोनों लोग क्या करेंगे भैया, मिल के रहेंगे। अब अगर हमारे ऊपर कोई तीसरा आक्रमण करता है तो हम दोनों क्या करेंगे, मिल करके तीसरे वाले को मतलब मारेंगे, तीसरे वाले से युद्ध करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये बात होती है। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि हैदर अली विजयी रहता है, मैंने बताई है। और इसमें इसी संधि के तहत एक निर्णय लिया जाता है कि युद्ध के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे, यानी एक दूसरे से मिल करके तीसरे वाले से लड़ेंगे हम लोग। ठीक है, कौन कौन मिला था यहाँ पे, ब्रिटिश और मैसूर का शासक हैदर अली। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को अपनी हार कहाँ स्वीकार थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर होता है 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था कौन था भैया, वारेन हेस्टिंग था बच्चे। कौन था, वारेन हेस्टिंग था। अब समझने का प्रयत्न करना बच्चा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने का मुख्य कारण क्या था, इसको समझिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ना, किस लिए हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया था। क्या किया गया था, अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया था। संधि क्या था कि भैया हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। क्या करेंगे, एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। लेकिन बच्चे इसी बीच क्या होता है कि हैदर अली पर मराठों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, और जब आक्रमण कर दिया बच्चे, मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि 28 लाख रुपए क्या किया, करना पड़ा था, देना पड़ा था ना वापस, मतलब कि प्रतिवर्ष देना पड़ा था ना। जी हाँ, तो बच्चे क्या होता है कि मैंने बताया था कि यहाँ कहाँ है जी, हाँ मैंने बताया कि जो अंग्रेजों द्वारा होता है संधि का उल्लंघन किया जाता है। क्यों उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि जब मराठा युद्ध करते हैं यानी कि आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, हैदर अली के ऊपर, तो अंग्रेज उसका साथ देने नहीं जाते हैं। अंग्रेज हैदर अली का साथ बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और वहां पे एक मराठा जीतता है और हैदर अली हारता है। और जब हारता है तो बच्चे उसको कितना देना पड़ता था, 28 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना पड़ा, और उसके कुछ क्षेत्रों को भी देना पड़ा था। ठीक, इतना तो मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो यही वाली बात यहाँ पे है। अगर अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन नहीं किया होता तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ होता। अच्छा, इसने संधि का उल्लंघन तो किया ही किया, प्लस माहे पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कहां पे, माहे पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक, दूसरा पॉइंट यह है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट, जनरल आयरकूट। और जनरल आयरकूट ने इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराता है। ठीक है, बात ध्यान समझिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जनरल आयरकूट कर रहा था बच्चे। कौन कर रहा था, जनरल आयरकूट कर रहा था। और जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। कब हराया था, पोर्टो नोवा के युद्ध में। आपसे यहां से प्रश्न डायरेक्ट बनेगा कि हैदर अली को किस युद्ध में हराया गया था, तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया गया था। किस युद्ध मतलब किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हराया गया था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हराया गया था बच्चे। ठीक है, हैदर अली को। ठीक, और जब हैदर अली को हराया जाता है तो यहीं पर क्या होता है, पोर्टो नोवा में ही 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है बच्चे, हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, जी हाँ। और जब हैदर अली की मृत्यु हो जाता है तो हैदर अली का एक बेटा था, एक पुत्र था, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी एक बहुत ही बेहतरीन शासक था। इसके आगे का जो लड़ाई था, देखो 1782 में क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके आगे कौन कमाल संभालता है, तो टीपू सुल्तान क्या करता है, नेतृत्व संभालता है और अंग्रेजों को बिल्कुल टक्कर देता है, मतलब बिल्कुल बराबर की टक्कर देता है। ठीक है, बराबर की टक्कर देता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, यहाँ पे ये जो मराठा थे, मराठा साथ में आने की बात कर रहे थे, लेकिन मराठा फिर क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेते हैं, सालबाई की संधि। कौन सी, सालबाई की संधि। ठीक है, जी हाँ बच्चे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, जी हाँ। तो दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, संधि का उल्लंघन किया था। क्यों किया था, संधि का उल्लंघन किस प्रकार से हुआ था, क्योंकि मराठा युद्ध के लिए, मतलब मराठा जो थे हैदर अली पर आक्रमण किए और हैदर अली को हराए। और वहां पे जो पहला संधि हुआ था, कौन सा, मद्रास संधि। इस संधि में बात हुआ था कि भैया हम दोनों क्या करेंगे, युद्ध के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे, जबकि अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं किया। इसलिए क्या होता है
दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी क्या होता है, शुरू होता है, जिसमें दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में एक पोर्टोनोवा का युद्ध होता है जिसमें हैदर अली की हार होती है और यहीं पे 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है बच्चे। ठीक है जी हाँ। अब बात करते अच्छा हाँ, ये जो टीपू सुल्तान है आगे फिर इसका नेतृत्व संभालता है, बराबर की टक्कर देता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे फिर मंगलौर की संधि होती है। किसकी संधि होती है? मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में होती है बच्चे। ठीक है, अंग्रेजों ने जब टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाया तो कहते भैया चलो संधि कर लेते हैं। तो क्या होता है? मंगलौर की संधि होता है। अब जब मंगलौर की संधि होता है बच्चे टीपू सुल्तान के साथ, तो इसमें भी यही कहा गया कि भैया हम लोग क्या करेंगे, मतलब मित्रता पूर्वक रहेंगे और युद्ध के समय क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ये किसने कहा? अंग्रेजों ने ही कहा। ठीक है, किससे कहा? टीपू सुल्तान से। इससे पहले किससे कहा था? हैदर अली से, लेकिन हैदर अली का साथ नहीं दिया था उन्होंने। और अब टीपू सुल्तान को कह रहे हैं। और टीपू सुल्तान के साथ क्या होता, अब आगे देखिए। ठीक, इन्होंने तो कह दिया भैया कि हम लोग क्या करेंगे, भैया एकदम मित्रता पूर्वक रहेंगे। कैसे रहेंगे? मित्रता पूर्वक रहेंगे। लेकिन क्या मित्रता पूर्वक रहते हैं? अगर रहते तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता? अब समझिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को ये कब होता है? तो 1790 से 1792 में होता है बच्चे। कब होता है? 1790 से 1792 में होता है। ठीक है, इसमें मुख्य कारण क्या था कि इसमें जो दोनों में आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ना, वो त्रावणकोर के मुद्दे पर होता है। किसके मुद्दे पर? त्रावणकोर के मुद्दे पर होता है। ठीक, ध्यान देना, ये जो त्रावणकोर है ना, त्रावणकोर का जो राजा था, इसने मैसूर के कुछ दुश्मनों को पनाह दिया था। यानी कि टीपू सुल्तान के कुछ दुश्मनों को पनाह दिया था, है ना। और टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण करने की सोची। और जो त्रावणकोर का राजा था वो अंग्रेजों का मित्र था। तो अंग्रेज किसकी तरफ से आ गए? त्रावणकोर की तरफ से आ गए, और इधर से टीपू आ गया। तो क्या होता है? दोनों में फिर से युद्ध होता है। ठीक, तो बच्चे टीपू सुल्तान और फिर से अंग्रेजों में युद्ध होता है। तो जब टीपू सुल्तान आता है तो टीपू सुल्तान का सामना किससे होता है? जनरल मिडोज से होता है। किससे होता है? जनरल मिडोज से होता है बच्चे। किससे? जनरल मिडोज से होता है। और टीपू सुल्तान ने जनरल मिडोज को बड़ी बुरी तरह से हराया, बहुत बुरी तरह से हराया। किसने? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, अब जब टीपू सुल्तान ने जनरल मिडोज को हरा दिया, ठीक है, तो उसके बाद एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। हाँ, टीपू सुल्तान ने जनरल मिडोज को हराया। ठीक है, लेकिन फिर युद्ध जारी रहा। अब ध्यान देना, चूंकि ये जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें टीपू के साथ कौन आया था? हैदराबाद का निजाम और मराठा भी साथ आए थे। कौन आया था? हैदराबाद का निजाम और मराठा भी साथ आए थे। इसीलिए टीपू सुल्तान बहुत भारी पड़ता है और जनरल मिडोज को इतना बुरी तरह से हराता है कि भाई, है ना, कहना ही क्या। लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक थे। ये जो कार्नवालिस है ना, ये बड़ा चालाक था। इसने क्या किया? हैदराबाद के निजाम और मराठा को क्या करता है? अपनी तरफ मिला लेता है। इनको लालच देता है कि हमारी तरफ मिल जाओ और हम लोग मैसूर को मिलकर के हराएंगे, और हराने के बाद जो कुछ भी मिलेगा हमको, हम तीनों आपस में बांट लेंगे। हम तीनों का मतलब हैदराबाद का निजाम और उसके बाद मराठा और अंग्रेज। ठीक है, ये तीनों क्या करेंगे? मिलकर के बांट लेंगे। ये लालच किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। किसको दिया? मराठा और निजाम को। फिर यहां से मराठा और निजाम क्या करते हैं? टीपू को अकेले छोड़ करके निकल जाते हैं। ठीक है, टीपू को अलग मतलब कि अकेले छोड़ करके निकल जाते हैं। और ये जो मराठा और निजाम थे, ये अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। इनको अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया बच्चे। ठीक है, अब जब अंग्रेजों ने इनको अपने साथ मिला लिया बच्चे, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। यानी अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपने साथ लेकर के क्या किया? श्रीरंगपट्टनम पे हमला किया। और ये जो श्रीरंगपट्टनम है बच्चे, ये उस समय मैसूर की राजधानी थी। क्या थी? मैसूर की राजधानी थी। अब जब श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करते हैं, चूंकि वो लोग तीनों मिल गए थे, मराठा, निजाम और अंग्रेज तीनों एक साथ हो गए थे, तो यहाँ पे टीपू सुल्तान की क्या होती है? हार होती है बच्चे। टीपू सुल्तान की हार होती है और अंत में संधि करना पड़ता है, जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्योंकि श्रीरंगपट्टनम पर ही क्या करते हैं लोग? आक्रमण करते हैं और यहीं पे टीपू को हराते हैं, तो यहीं पे संधि होता है। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये संधि कब होता है बच्चे? 1792 में। ठीक है, देखिए 1768 से 69 तक चला, तो 69 में मद्रास संधि। 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला, तो 1784 में मंगलौर की संधि। 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला, तो 92 में क्या हो गया?
श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गया। अब ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है ना बच्चे, इसके तहत टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए का हर्जाना भरना पड़ा और उसको अपना आधा राज्य दे देना पड़ा। ठीक है, चूंकि विवश था, मजबूर था, इस वजह से 3 करोड़ रुपया इसको हर्जाने के रूप में देना पड़ा, नुकसान भरने के रूप में देना पड़ा। और उसके साथ साथ इसका आधा राज्य भी चला गया। किसमें? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्योंकि पहले तो मराठा और निजाम टीपू के साथ थे, लेकिन बाद में मराठा और निजाम को किसने मिला लिया? अंग्रेजों ने मिला लिया। यानी मराठा और निजाम ने मैसूर के शासकों को 2-2 बार धोखा दिया। ठीक है जी हाँ। अब ध्यान रखिएगा, फिर आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये होता है 1799 में। ये क्यों होता है इसको समझिएगा। अभी तीसरा समाप्त हो चुका था श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से, लेकिन ये जो टीपू सुल्तान था ना, ये भी अपने आप को भाई बहादुर ही समझता था। तो ये क्या किया, ये फ्रांसीसियों की सहायता लेता है। किसकी? फ्रांसीसियों की सहायता लेता है। और फ्रांसीसियों की सहायता लेकर के थोड़ा सा मजबूत होता है। ठीक है, और फ्रांसीसियों की सहायता लेकर के ही बच्चे एक प्रश्न पूछता है, जैकोबिन क्लब। कौन सा? जैकोबिन क्लब। इसने फ्रांसीसियों के सहयोग से जैकोबिन क्लब का निर्माण कराया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। आपसे हो सकता है कभी कभार पूछ ले कि जैकोबिन क्लब का निर्माण किसने करवाया था, तो टीपू सुल्तान ने करवाया था बच्चे। ठीक है जी हाँ। अब ये जो जैकोबिन क्लब है बच्चे, ठीक है, इसने निर्माण करा दिया। इसने फ्रांसीसियों का सहयोग ले लिया। ठीक है, जब टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों का सहयोग लिया तो अंग्रेजों के पास किसका सहयोग था? तो अंग्रेजों के पास निजाम और मराठों का सहयोग था। अब इन्होंने किया क्या कि इसी बात को लेकर के तुम फ्रांसीसियों से काहे मिले, इसी बात को लेकर के ये क्या कर देते हैं, श्रीरंगपट्टनम पर हमला कर देते हैं। कहाँ हमला करते हैं? अंग्रेजों को यहाँ पे इसने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम के किले पर आक्रमण कर देते हैं। अच्छा, जब श्रीरंगपट्टनम के किले पर आक्रमण करते हैं तो आक्रमण करने के लिए कौन भेजता है? तो लॉर्ड बेलेजली भेजता है। किसको भेजता है? स्टुअर्ट को भेजता है। किसको? स्टुअर्ट को। यानी कि स्टुअर्ट को इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि यहीं पे क्या होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। ठीक है जी हाँ बच्चे, समझने का प्रयत्न करिएगा। जो बेलेजली था, इसने स्टुअर्ट को भेजा युद्ध करने के लिए। इसने श्रीरंगपट्टनम के किले पर आक्रमण किया और टीपू को सहायक संधि के लिए मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन टीपू ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। टीपू ने कहा था कि 100 साल गीदड़ों की जिंदगी जीने से बेहतरीन है कि मैं एक दिन शेर की जिंदगी जी के मरूं। ठीक है, ये किसका वक्तव्य? ये हो सकता है कि आपसे ये वक्तव्य पूछा जाए, किसने कहा था? तो टीपू सुल्तान ने कहा था बच्चे। ठीक है जी हाँ। और श्रीरंगपट्टनम की जो किले पर आक्रमण करते हैं, जब टीपू सुल्तान सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी नहीं होता है तो टीपू सुल्तान की हत्या कर दिया जाता है। कब? 1799 में ही। यानी 1799 में टीपू सुल्तान की क्या होता है बच्चे? मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके 4 आंग्ल मैसूर युद्ध और मैसूर राज्य। ठीक है, तो बच्चे आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से 1769 तक। अब 69 तक हुआ था तो 69 में ही संधि हुआ कौन सा? मद्रास की। मद्रास संधि क्यों हुआ? क्योंकि मद्रास को किसने जीता था? हैदर अली ने। ठीक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भैया, ये इसमें कौन सा संधि हुआ? मंगलौर की संधि। ये युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1784 तक। 1780 से 1784। तो 1784 में क्या होता है? मंगलौर की संधि हो जाता है। ठीक बच्चे, तीसरा होता है 90 से लेकर के 92 तक, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि क्यों होता है? क्योंकि यहीं पर टीपू सुल्तान क्या होता है? हार जाता है। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 में क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु भी हो जाता है बच्चे। ठीक है जी हाँ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 में होता है, और यहीं पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु होता है। ध्यान रखना, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। शुरुआत के 2 किसके समय में होता है? हैदर अली के समय में, और अंतिम के 2 किसके समय में होता है? टीपू सुल्तान के समय में होता है बच्चे। ठीक है जी हाँ। अब इतनी सारी चीजें हो गई, तो मैं इनमें से अब देखिए, अभी आप पढ़ते जाइए, इनका नोट्स मैं आपको हैंड रिटन आपको दे दूंगा। आप मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 7897725926। देखिए सारा जो नंबर है, जो टेलीग्राम जितनी भी चीज़ें हैं, लिंक में दिया गया, आप वहाँ पर जा करके देख करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपको जिस भी क्लास का PDF चाहिए, आपको क्लास PDF मिल जाएगा, फिर नोट्स PDF मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ठीक बच्चे।
तो समय कम है पुलिस के लिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी ये तो आपको मिल ही रहा है, इसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर आऊँगा कल से ही, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगभग आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेले से पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पे क्या फेमस है उससे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से 7-8 टॉपिक है जहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि यूपी से लगभग 8-9 प्रश्न 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसको भी कवर करवाएंगे बच्चे, और ये आपका लगातार चलता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करो बच्चा। और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, और तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।